2026 की बोर्ड परीक्षाएं करीब हैं और अब हर मिनट की कीमत बढ़ चुकी है। सफलता का ताला खोलने के लिए सबसे बड़ी चाबी अगर कोई है तो वो है समय पर तैयारी। अगर आपका बच्चा या आपका कोई अपना बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आज हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। अगले आधे घंटे में मेरे साथ होंगे खास एक्सपर्ट्स जो स्टेप बाय स्टेप आपको देंगे, आपके बच्चे को देंगे परीक्षा में सफलता का अचूक मंत्र। तो आइए शुरू करते हैं बोर्ड एग्जाम का अचूक प्लान मेरे साथ और मेरे साथ खास मेहमानों के संग। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैं लौट रहा हूं इस रिपोर्ट के बाद। बोर्ड एग्जाम की तारीखों का ऐलान होते ही बच्चों की धड़कनें तेज होना लाजमी है। घर में टेंशन, स्कूल में रिवीजन और मोबाइल पर टाइम टेबल की अपडेट, सब मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं जैसा पूरा घर ही एग्जाम सेंटर बन गया हो। इस बार ज्यादातर सेंट्रल और स्टेट बोर्ड अपने एग्जाम फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच करवाने की तैयारी में है। सीबीएसई भी फरवरी-मार्च, आईसीएसई, आईएससी भी इसी पीरियड में, राज्य बोर्ड जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान ज्यादातर फरवरी के पहले दूसरे हफ्ते में एग्जाम शुरू कर मार्च-अप्रैल तक खत्म करने का प्लान लेकर चल रहे हैं। यानी अब वक्त बहुत कम है और तैयारी का दबाव दोगुना। अब सवाल यही है, करना क्या है, कैसे शुरुआत करें, कौन सा मोर्चा पहले संभालें। बोर्ड एग्जाम किसी भी क्लास का हो, किसी भी बोर्ड का हो, तैयारी का बेसिक रूल एक ही है, समय से सटीक तैयारी। सबसे पहले पढ़ाई का मोर्चा। बच्चों को अपने सिलेबस का पूरा नक्शा समझना होगा। कौन सा चैप्टर भारी है, कौन सा हल्का है, किस टॉपिक के ज्यादा नंबर आते हैं, पिछले साल क्या पूछा गया था, ये सारी चीजें नोट करें। छोटे टॉपिक पहले खत्म करें, बड़े टॉपिक को हिस्सों में बांटें। रोज 2-3 सब्जेक्ट मिक्स करके पढ़ें ताकि बोरियत ना हो। टाइम टेबल ऐसा बनाएं जिसमें 45 से 50 मिनट की पढ़ाई और 10 मिनट का ब्रेक हो। लास्ट 30 दिन सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस पेपर के लिए रखें। प्रैक्टिस पेपर तो ऐसे देखें जैसे असली एग्जाम दे रहे हो। टाइम लिमिट में बिना उठे, बिना मोबाइल देखे। अब घर का मोर्चा। घर का माहौल शांत होना चाहिए। जितना कम टेंशन उतना अच्छा फोकस। पेरेंट्स का रोल यहाँ बहुत बड़ा है। बच्चे को ये महसूस ना होने दें कि वो किसी रेस में है। मुकाबला किसी फ्रेंड से नहीं, खुद से है। खाने पीने का ध्यान रखें, नींद पूरी होने दें। पढ़ाई के बीच हल्का म्यूजिक या छोटी सी वॉक बच्चे का दिमाग रीसेट कर देती है। स्कूल का मोर्चा भी कम जरूरी नहीं है। टीचर्स जो दोबारा करवाते हैं वही एग्जाम में काम आता है। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत पूछें। आखिरी महीने तक टालना सबसे बड़ी गलती होती है। स्कूल की मॉक टेस्ट सीरीज को हल्के में ना लें, यही असली ट्रेनिंग होती है। अब बात करते हैं दिमाग और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के मोर्चे की। एग्जाम का डर बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उसे दिमाग पर हावी होने देना ठीक नहीं है। दिन में 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करें, मोबाइल से दूरी रखें, रात में पढ़ाई मैराथन करने की कोशिश ना करें। समझकर पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है, रट कर पढ़ा हुआ मुश्किल से 2 दिन टिकता है। अपनी तैयारी किसी और से कंपेयर करने की आदत बिल्कुल छोड़ दें। हर बच्चे की स्पीड अलग होती है। और अंत में पेरेंट्स का मोर्चा। बच्चे की परफॉर्मेंस से ज्यादा उसकी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दें। रोज रिजल्ट पूछने या दूसरे से तुलना करने से बच्चे टूटते हैं, बनते नहीं हैं। उन्हें सपोर्ट चाहिए, दबाव नहीं। उन्हें बस एक भरोसा कि तुम कर लो। किसी भी बच्चे को 90% के पार ले जाने की असली ताकत यही भरोसा है। कुल मिलाकर बोर्ड एग्जाम किसी तरह की लड़ाई या मुकाबला नहीं है। यहाँ हार जीत जैसी कोई बात होती ही नहीं है। ये बस पढ़ाई के सफर का एक पड़ाव है जहां आप अपनी मेहनत और समझ को थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं। बच्चे को बस ये महसूस होना चाहिए कि वो सक्षम है। नंबर महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी जरूरी है सीखना, समझना और खुद पर भरोसा रखना। बोर्ड एग्जाम उसी रास्ते का हिस्सा है, ना कि अंतिम मंजिल। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं दामिनी जोशी मैम का, जो कि प्रिंसिपल हैं संस्कृति स्कूल की। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर लाल तनवानी जी, जो कि जाने माने करियर कोच हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति कपूर, सीनियर साइकेट्रिस्ट मनस्थली से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कपूर आपका भी मैम हमारे शो पे। डॉक्टर दामिनी जोशी मैम, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। आईसीएसई, सीबीएसई और तमाम स्टेट बोर्ड्स ने भी अब अपने एग्ज़ाम्स का अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया है। और ये ख़बरें पढ़ के बच्चों के दिल पे क्या गुजर रही है हम आप अच्छे से समझते हैं। लेकिन जो हमने आज का जो टॉपिक रखा ही है कि
समय से अगर तैयारी कर ली जाए तो वो प्रेशर भी धीरे धीरे कम होता जाता है, ख़त्म होता जाता है। क्या करना होगा मैम, आपकी तरफ से क्या टिप्स बच्चों के लिए? दीपक जी, आपकी रिपोर्ट अभी मैंने सुनी और हम सब ने ही सुनी। उसमें काफी पॉइंट्स तो कवर आप ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड बट जस्ट टू ऐड टू इट, पेरेंट्स को बच्चों के साथ खड़े रहना है। उनको भरोसा देना है कि चाहे कुछ भी रिजल्ट हो, हम आपके साथ हैं। तो ये कोई जीवन और मरण का विषय है नहीं। इसको लाइटली ही लेना है, इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना उसको मतलब कॉन्सेप्ट को समझ के करने की कोशिश करेंगे बच्चे, उतना ही उनकी भलाई होगी, उतना ही आराम से वो इस पड़ाव को भी पार कर पाएंगे। तो मेरा उनके लिए टिप यही है कि रेगुलर स्टडीज करें। ऐसा ना करें कि लास्ट मोमेंट पे तैयारी करने की कोशिश करें। जो गैप होता है बीच में, एग्जाम्स के बीच में, उसमें उनको सिर्फ रिवीजन के लिए ही वक्त देना चाहिए। एंड पहले से रेगुलरली एक टाइम टेबल बना के उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए एंड एवरीथिंग विल बी इन कंट्रोल। एब्सोल्युटली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा है कि जो एग्ज़ाम का प्रेशर है वो सिर्फ अगर आप दिमाग में सिर्फ प्रेशर सोचें डॉक्टर धनवानी, तो ये अपने आप में ही एक सबसे बड़ा लर्निंग बैरियर बन जाता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं इसको कोरिलेट भी कर रहा था, ख़ासतौर से फीमेल्स में 67.3 लर्निंग बैरियर्स के प्रतिशत जो है वो लर्निंग बैरियर का ये एक चंक था, मेल से ज़्यादा। बहरहाल मेल फीमेल में ना पढ़ते हुए कुल मिला के ये एग्ज़ाम का जो शब्द है, जो फियर है, ये लर्निंग बैरियर के रूप में अगर आ रहा है तो हमें अभी से और एग्ज़ाम तक के रूप की जो हमारी जर्नी है उसमें एक बच्चे के लिए क्या इम्पोर्टेंट है सर, जो उसको ध्यान में रखना है? सर शायद ये क्वेश्चन मेरे लिए है। यस सर। दीपक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी क्रूशियल फॉर मी। एक्चुअली जो क्वेश्चन आपने पूछा है दीपक सर, ये दुनिया का क्वेश्चन है, क्योंकि ये फरवरी मार्च जो हमारे एग्जाम्स के डेट्स आ गए हैं, डेट शीट्स आ गई है, और आपने राइटली कहा कि सीबीएसई और बाकी सब स्टेट बोर्ड्स ने भी सबके एग्जाम्स के डेट्स अनाउंस कर ली है। तो मुझे एक छोटा सा एग्जांपल से मैं स्टार्ट करूं कि जैसे क्रिकेट मैच में लास्ट के 5 ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वैसे बच्चे की एग्जाम्स के लिए लास्ट के 70-80 डेज, आज से काउंट करेंगे तो बोर्ड के पेपर्स में 80 डेज पड़े हैं। तो 80 डेज, लास्ट के जो 80 डेज है वो बहुत क्रूशल है। इसमें पेरेंट्स का, मम्मी और पापा, पूरे घर के एटमॉस्फेयर का और बच्चे की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने का जो काम है वो माँ बाप को करना है। और एक सिंपल टेक्निक जो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा देता हूं, जो टेक्निक का नाम है SLPR। दिस इज SLPR टेक्निक। SLPR में स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा, सिलेक्ट द प्रॉपर चैप्टर्स, सिलेक्ट द प्रॉपर क्वेश्चंस। सो S स्टैंड्स फॉर सिलेक्ट, देन L स्टैंड्स फॉर लर्निंग। आप उन क्वेश्चंस को पहले तो सिलेक्ट करो जो बोर्ड में पेपर्स में रिपीट आते हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को पहले सिलेक्ट करिए। उसके बाद L स्टैंड्स फॉर लर्निंग। उसके बाद है पॉइंटर्स, दैट्स P स्टैंड्स फॉर पॉइंटर्स। एक छोटी सी नोटबुक बनाने ली है, पॉइंटर्स की नोटबुक। उस पॉइंटर की नोटबुक में सारे पॉइंट्स लिखने हैं, सारे फॉर्मूलेस लिखने हैं। उसके बाद जो डायग्राम्स है वो बना लेने हैं, कोई चार्ट्स बना लेने हैं, और लास्ट में लिखा है रिवीजन। सो इट्स SLPR टेक्निक। अगर हम SLPR टेक्निक को यूज करें तो हमारे लिए ये जो लास्ट का जो प्रेशर होता है, जो टेंशन होता है, जो बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, जो बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आता है कि सर हम कैसे पढ़ाई करें, इस टेक्निक को फॉलो करें तो आराम से आप 80 डेज में आप 60% वाले हो और आप 95 को टच कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये आपने बड़े सरल भाषा में वो मंत्र बताए जो 90 क्रॉस इवन 95% भी टच कर सकते हैं। बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन यस, आपकी वो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस जर्नी तक पहुंचने के लिए जो सर ने टिप्स बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ज्योति कपूर, आपके पास आ रहा हूँ मैम। स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो भारतीय छात्र हैं उनमें हम देखते हैं कि साल भर स्टडी करना उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन ही नहीं पाता। मतलब मैं अपने से भी इसको जोड़ता हूँ और आजकल के जब मैं बच्चे देखता हूँ तो कुछ ख़ास बदला है नहीं। वो मोटिवेशन ज़्यादातर अब आता भी है, मतलब जनवरी फरवरी
या मार्च में जो हल्का फुल्का मोटिवेशन आता है वो भी फियर ऑफ फेलियर से आता है, वो पैशन या लव फॉर लर्निंग से नहीं आता। वो 1 या 2 बच्चों में ही दिखता है क्लास में, जिनको नाना प्रकार की उपाधियां भी दी जाती हैं उन बच्चों को कि बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हैं, नर्ड हैं और जाने क्या क्या। ये क्या है मैम, ये साइकोलॉजिकल इसका एनालिसिस आप कैसे करते हैं? ये क्यों एक प्रवृत्ति नहीं बन पाती हमारा पैशन या लव फॉर लर्निंग राउंड द क्लॉक 24/7, या फिर साल भर क्यों नहीं रहता है मैम? थैंक यू दीपक, बहुत समय बाद मिले हम यस मैम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। या सो एग्ज़ाम को लेके सबसे बड़ी तो जो एक भ्रम या मिथ्या मैं मानती हूँ वो ये है कि हम एग्ज़ाम को अपने वर्थ से कनेक्ट कर लेते हैं। जब भी मेरे पास कोई बच्चा आता है या कोई भी एग्ज़ाम एंग्जाइटी से लेकर आता है, और आजकल बहुत आते हैं, तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि तुम्हें एग्ज़ाम से डर क्यों लगता है? तो उनका वही होता है जो आपने बात की कि फियर ऑफ फेलियर। बट व्हाई इज़ एग्ज़ाम अबाउट फेलियर? एग्ज़ाम इज़ अबाउट not about failure. Exam is about assessment of your skill. आपके स्किल, आपकी कॉम्पिटेंस को असेस करने का एक तरीका मात्र है, और मार्क्स इसलिए हम आज की डेट में इम्पोर्टेंट नहीं मानते। जो आपने बात की कि थ्रू आउट द ईयर हम पढ़ते नहीं हैं, जिस हिसाब से मैंने देखा है आजकल का चलन है, हमारे टाइम में भी था, तो पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट ये जनरली हमारे चलते रहते हैं। और एक तरीके से जो बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होते, वो उन पे बहुत फोकस करते हैं, तो उनकी तैयारी होती रहती है। लेकिन उन बच्चों में भी एग्ज़ाम का, खासकर बोर्ड एग्ज़ाम का एक खौफ रह जाता है, क्योंकि हम ऐसा मानने लगते हैं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है ये ऑल और नन है। ये एक तरीके का हमारा भविष्य बनाने का समय आ गया है, और अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो हमारा भविष्य जो है वो नहीं बन पाएगा। तो आई थिंक ये एक मेजर रीज़न है जिस वजह से हम बोर्ड एग्ज़ाम से स्पेसिफिकली डरते हैं। दूसरा, जो आपने साइकोलॉजी की बात करी कि क्यों हम पढ़ाई को इंटरेस्टिंगली नहीं लेते। आप कौन सी चीज़ रोज़ करेंगे जो करके अच्छा लगेगा? आपको अपने दोस्तों से बात करना अच्छा लगता है, आपको खेलना अच्छा लगता है, आपकी अगर कोई हॉबीज़ हैं उसको परस्यू करना अच्छा लगता है, और आप वो रोज़ करना चाहते हो। लेकिन आप क्यों पढ़ना रोज़ नहीं चाहते हो? क्योंकि जब हम पढ़ाई को लर्निंग की जगह उसके आउटकम से जोड़ देते हैं कि पढ़ने का मकसद क्या है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक बच्चा था जिसको एग्ज़ाम एंग्जाइटी रहती है। मैं पिछले 4 साल से उस बच्चे को फॉलो कर रही हूँ, और अब वो कॉलेज में आ गए हैं। तो जब भी बात करो तो उन्हें यही डर होता है कि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही। तो मैं उनसे पूछा कि आप पढ़ते क्यों हैं? तो वो कहते हैं नंबर लाने के लिए। अब पढ़ाई अगर नंबर लाने के लिए होगी तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेसफुल रहेगी, बिकॉज नंबर लाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके आने के बाद आपको खुशी होने लग जाएगी। वो एक तरीके से एक कंपैरेटिव चीज़ है। नंबर इटसेल्फ इज़ अ कंपैरेटिव थिंग विच इज़ यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन 2 नंबर्स। तो पढ़ाई का मकसद अगर नंबर लाना रहेगा तो कोई भी एंजॉय नहीं करेगा। लेकिन पढ़ाई मज़े के लिए है, पढ़ाई एक्सप्लोर करने के लिए है, पढ़ाई नई चीज़ें डिस्कवर करने के लिए है, पढ़ाई हमारे को कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। अगर हम इस तरीके से हमारा पर्सपेक्टिव रखते हैं तो फिर हमें पढ़ाई करना अच्छी भी लगती है। आपने बहुत एक मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया आपने कि बच्चों को पता है, खासतौर भारतीय छात्रों को ये पता है, अपने एक्सपीरियंस से हम कह रहे हैं कि हमको पता रहता है जब स्टूडेंट थे कि लास्ट के 1-2 महीने पढ़ने के बाद वो हम नंबर वाला जो चीज़ है वो अचीव कर लेंगे, क्योंकि दिमाग में हमारा नंबर चल रहा है। वो लॉन्ग टर्म रिटेंशन की ज़रूरत है ही नहीं। हम 1-2 महीने पढ़ाई करेंगे, रट्टा मारेंगे, जो भी करेंगे। और हमें ये भी पता है कि एग्ज़ाम्स में मोस्टली रोट मेमोरी ही पूछी जाएगी। ये भी एक प्रवृत्ति है हमारे, हमको पता है। तो वो एक लॉन्ग टर्म रिटेंशन की ज़रूरत है ही नहीं, और संभवतः इसीलिए साल भर तैयारी नहीं होती है। और जब एक साथ 2-3 महीने बचते हैं उस वक्त एक बॉटलनेक बन जाता है, एक मेंटली भी और दूसरी तरीके से भी। सारे के सारे प्रेशर्स एक साथ आ जाते हैं। यही होता है सबसे बड़े तनाव का कारण। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और चीज़ें समझेंगे। अब साल भर क्यों पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, इस पे तो हमने बात कर ली, लेकिन अब तो एग्ज़ाम सर पे हैं, दिसंबर आ गया है, 2-3 महीने में एग्ज़ाम है, तो अब क्या करें, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोशी मैम, अब क्योंकि वो घड़ी आ गई है और संभवतः फर्स्ट हाफ में मुझे थोड़ा सा ये डर लगा कि हम बच्चों को कहीं उसी दिशा में तो नहीं कर रहे हैं कि अब तो दिसंबर आ गया, अब तो या तो इधर या तो उधर, या तो पढ़ाई कर लो या तो मौज कर लो, और मौज करने की तरफ अगर रह गए तो फिर पढ़ाई छूट जाएगी। मेरा मैम आपसे सिंपल सा ये सवाल है जो मैं बचपन में भी सोचता था, क्या हम दोनों नहीं कर सकते मैम? दिसंबर के बाद भी हम मौज भी कर लें, पढ़ाई भी कर लें। चलिए साल भर हमने मौज किया, कोई बात नहीं, अभी भी क्या ये विंडो है कि हम थोड़ी सी मौज मस्ती भी कर लें और थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लें और हम सक्सेसफुल हो जाएं? ऑल और नथिंग थिंकिंग, ये जो हम पे यानी कि स्टूडेंट्स पे थोपी जाती है मैम, इसका कोई समाधान बताएं। दीपक जी, मैं तो यही बोलूंगी कि डेफिनेटली all work and no play will definitely make the child a very dull child. तो although दिसंबर जनवरी हमारे पास 2 महीने हैं, बट जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर हम एक प्लान तरीके से पढ़ाई करें तो हम खेल कूद के साथ भी मैनेज कर सकते हैं अच्छे मार्क्स पाना। और एंड इनफैक्ट मैं तो यही बोलूंगी कि खेलना बहुत बहुत जरूरी है, ब्रेक लेना। आप 24 घंटे पढ़ते रहेंगे तो आपका दिमाग भी एक पॉइंट के बाद गिव अप मार देगा। तो ये तो बिल्कुल ही एक गलत सोच है कि सिर्फ पढ़ाई 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 करने से ही हम अचीव कर पाएंगे। आपको अपना टाइमिंग ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, ऐसे प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आप खेल भी रहे हैं बीच में और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इट विल डेफिनेटली कीप योर माइंड, आपके दिमाग को बिल्कुल फ्रेश रखेगा, ऐसा मेरा मानना है। एब्सोल्युटली मैम, बहुत आपने सही कहा और यही प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। आप बच्चों को क्या क्या करना है हम साथ साथ में ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं, बट जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स जो भी आपके दिमाग में चल रहे हैं, मैं इसलिए एक्सपर्ट राय ले रहा हूँ। डॉक्टर तनवानी, हमने बहुत सारी स्टडी भी पढ़ी हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2023 की स्टडी है, स्ट्रेटेजिक फन इंक्रीजेस रिटेंशन, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस की है, एक्सरसाइज प्लस स्टडी पे एक जो एक्सपेरिमेंट हुआ, हार्वर्ड की ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी है जो बारबरा फ्रेडरिक्सन का है, आईआईटी बॉम्बे, डेजर्ट फर्स्ट टेक्निक, मतलब बहुत सारी ऐसी हैं जो ये बताते हैं कि अगर आप राइट इन द मिडिल ऑफ एग्ज़ाम भी हैं तभी भी आपको सारी चीज़ें छोड़कर एग्ज़ाम पे ही फोकस करने से फ़ायदा नहीं होगा। बीच बीच में अपने लिए आपको एक गिल्ट फ्री फन का टाइम भी निकालना होगा और ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को, बच्चों को, टीचर्स को, सबको समझना। दीपक सर, आई एग्री विथ यू, मैं एग्री करता हूँ मैडम, प्रिंसिपल मैडम से और दीपक सर से भी, आपसे भी, कि ये जरूरी है कि हम 24 घंटे तो पढ़ नहीं सकते हैं, कोई भी इंसान 24 आवर्स पढ़ नहीं सकता, ये मालूम है। लेकिन अगर हम 24 आवर्स को डिवाइड करें प्रॉपरली प्लान करके, मैं ऐसे चाहता हूं कि हमेशा हर बच्चा जो एग्जाम देने जा रहा है तो कम से कम 8 घंटे वो सोना चाहिए, बिकॉज टाइट स्लीप एंड करेक्ट स्लीप विल डेफिनेटली बूस्ट हिज मेमोरी पावर एंड डेफिनेटली इन एग्जामिनेशन काम आएगी कि 8 घंटा वो सोया है। अगर मैं 24 आवर्स में से 8 आवर्स की स्लीप निकाल दूं, माना वो सोना चाहिए, 8 आवर्स में उसके स्कूल और बाकी ट्यूशंस के लिए निकाल दूं, तो बचे हुए 8 आवर्स जो है उसमें 6 आवर्स की बच्चे की पढ़ाई और 2 घंटे की अगर वो क्रिकेट खेलता है, अगर वो योगा करता है, मेडिटेशन करता है या फन करता है, या आजकल मोबाइल के सिवा बच्चे नहीं रह पाते हैं, लेकिन अगर वो रैशनिंग करें कि 2 घंटे मैं मोबाइल देखूंगा, गेम खेलूंगा या आउटिंग जाके मैं क्रिकेट खेलूंगा, फुटबॉल खेलूंगा, तो 6 आवर्स की पढ़ाई मे गिव हिम और हर 95% इजीली। अगर हम प्लान करते हैं अपने 24 आवर्स को, 8 आवर्स ऑफ स्लीप, 8 आवर्स ऑफ स्कूल्स एंड ट्यूशंस, उसके बाद 2 घंटे अगर मैं अपनी पढ़ाई, 2 घंटे अगर मैं बाकी अपने प्ले एरिया को देता हूँ और 6 घंटे की अगर मैं पढ़ाई करता हूँ, ऐसे में 24 आवर्स को प्रॉपरली प्लान करके रहूँ तो मैं खेल भी सकता हूँ और मैं पढ़ाई भी कर सकता हूँ। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली और यही चीज़ है जो मुझे लगता है कि रीसेट करने की आवश्यकता है। डॉक्टर कपूर मैम, फन इज़ इक्वल टू क्राइम, ये हमारी सोसाइटी में एक बड़े बड़े बोर्ड में लेबल कर दिया जाता है और हम जितनी भी थ्योरीज पढ़ रहे हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड को भी हम देखते हैं तो वहाँ पर फन इज़ इक्वल टू फ्यूल कहा जाता है। ये भारतीय शिक्षा पद्धति में हमको कितना इम्पोर्टेंट है इसको समझना और आगे बढ़ाना।
दीपक, एक तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो सिस्टम है अभी भी वो एक्चुअली ब्रिटिश सिस्टम से ही मैच कर रहा है। हम अभी भी बेसिकली एक वर्क फोर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक एक पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई पैटर्न को फॉलो करके आगे चलते जाएं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम अभी भी मार्क्स देखते हैं। अब हम अभी भी 90-95% की बात करते हैं। ऑल्दो प्रैक्टिकली आई एम श्योर प्रिंसिपल मैम और हमारे करियर कोच जो हैं उनसे ये एक्सपेक्टेड है कि उनके मार्क्स 90% आए, 95% आए। फिर भी हमारा टारगेट ये हो रहा है कि अगर आप इतना पढ़ोगे तो आपके इतने % नंबर आ जाएंगे। तो अगेन मूविंग अवे फ्रॉम द नंबर, जब हम फन की बात करते हैं या रिलैक्सेशन की बात करते हैं, उसका मतलब है कि हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो रहा है। नर्वस सिस्टम जैसे कि हम सब जानते हैं, एक सिंपैथेटिक है, एक पैरासिम्पैथेटिक है। सिंपैथेटिक इज टू डील विद अ थ्रेट। वी आर लुकिंग एट एग्जाम एज अ थ्रेट। हम एग्जाम को, पढ़ाई को, नंबरों को एक खतरे की तरह देखते हैं जी। इसलिए हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है, जिसका मतलब होता है कि हमारे को एंजाइटी होती है, हमारे को डर लगता है। अब थोड़ा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हमको चाहिए कोई भी काम करने के लिए, एज लॉन्ग एज हम से कि हमें तैयारी करनी है। करेक्ट। बट क्यों करनी है वो आउटकम्स डिफरेंट है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है दैट इज फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जिसका मकसद होता है कि आप आई एम सॉरी मैम, आपसे मैं बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। मुझे लगता है कि ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है, समय की लेकिन कमी थी। इन शॉर्ट, कंट्रोल्ड फन के बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये पूरी दुनिया की रिसर्च उठा के देख लीजिए जो हमारे तीनों मेहमानों ने अपनी अपनी भाषा में आपको बताई। ये आप मंत्र लेके चलिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उसको सीरियसली भी लीजिए। लेकिन सब कुछ अब एग्ज़ाम की तैयारी है ऐसा भी नहीं है, बीच बीच में अपने लिए गिल्ट फ्री फन का टाइम ज़रूर निकालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दामिनी जोशी मैम वक्त निकालने के लिए, डॉक्टर लाल तनवानी, डॉक्टर ज्योति कपूर, थैंक यू सो मच मैम। आप कुछ बोल रही हैं मैम? जाते जाते सिर्फ ये कह रही हूँ कि ब्रेक का मतलब मोबाइल देखना या स्क्रॉलिंग करना नहीं है। तो ब्रेक लेके स्क्रॉलिंग मत कीजिए, रिलैक्स कीजिए, दौड़ लगा लीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए, लेकिन स्क्रॉल मत कीजिए। एब्सोल्युटली, वरना हमें डिजिटल डिटॉक्स के लिए एक नया शो करना पड़ेगा फिर बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट टिप। थैंक यू सो मच। बच्चों के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, उनके पेरेंट्स को भी थैंक यू सो मच। शो में इतना ही, नमस्कार।